पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, अनुगूंज की आज की इस कड़ी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं हम योगेंद्र टिक्कू और सुषमा शर्मा। श्रोताओं, आज हम आपको इतिहास के उस काल खंड में ले चलेंगे जिस खंड में ग्वालियर जैसे शहर से निकलकर एक युवक बंबई के सिनेमा जगत में एक दैदीप्यमान नक्षत्र बनकर चमका। श्रोताओं, हम जिस कालखंड की बात कर रहे हैं वो 1930 से आरंभ होता है और जिस नक्षत्र की हम चर्चा करेंगे वो नक्षत्र है दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता, अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सोहराब मोदी। दो नवंबर 1897 को बंबई के एक पारसी परिवार में जन्मे सोहराब मोदी का पूरा नाम सोहराब मेहरवानजी मोदी था। सोहराब मोदी का बचपन उत्तर प्रदेश के रामपुर में बीता, जहां इनके पिता रामपुर के नवाब के पास नौकरी करते थे। रामपुर नवाब के पुस्तकालय में उन्होंने उर्दू की पुस्तकें पढ़कर उर्दू सीखी। सोहराब मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा बंबई से की, जहां उन्होंने 1914 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक की पढ़ाई करने के उपरांत उन्होंने अपने बड़े भाई रुस्तम मोदी की थिएटर कंपनी में काम करना आरंभ किया और संवाद बोलना सीखा। 16 वर्ष की आयु में सोहराब मोदी अपने पिता के साथ ग्वालियर में फिल्मों का प्रदर्शन करने लगे। ये वो समय था जब भारत में सिनेमा नया नया आया था और लोग फिल्म देखना हेय दृष्टि से देखते थे। अपने उस समय को याद करते हुए सोहराब मोदी ने आकाशवाणी को बताया था, मेरे बड़े भाई साहब मरहूम रुस्तम जी साहब ने मुझे एक पाथे का प्रोजेक्टर दिया और वो प्रोजेक्टर लेके मैं अपने वालिद साहब मरहूम के साथ ग्वालियर गया और ग्वालियर में मैं अपनी जिंदगी एज एन एग्जिबिटर स्टार्ट की। मेरे वालिद साहब मरहूम और मैं, हम दो थे जो वो काम कर रहे थे और वो जमाना ऐसा था कि फिल्में इतनी कामयाब और मकबूल नहीं होती थी, तो 2 रुपए सिर्फ किराया था टाउन हॉल का ग्वालियर के, लेकिन वो 2 रुपए का किराए पे भी हमारी जिंदगी बसर करना बड़ा मुश्किल था। तो मेरे वालिद साहब मरहूम खुद टिकट बेचते थे और जब 10-20 आदमी आ गए देखने के लिए तो उसके बाद वो टिकट खिड़की में से बाहर देखते थे, अभी कोई आ नहीं रहा है तो खिड़की बंद कर देते थे और उसके बाद वो जाके थिएटर के दरवाजे खुद ही ओपन करते थे और जो टिकटें उन्होंने बेची थी वो वापस वही ले लेते थे। ये जमाना था जैसे मैंने जिंदगी शुरू की। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपना इब्तदाई जिंदगी का दौर था जो मैंने बड़ी मुश्किलों से काटा है। सोहराब मोदी ने इसके बाद अपने बड़े भाई के साथ बंबई में एक नाटक कंपनी आरंभ की जिसमें पारसी थिएटर शैली में नाटक किए जाते थे। उन्होंने इन नाटकों में भाग लेना आरंभ किया और पारसी शैली में संवाद बोलना सीखा। ये पारसी थिएटर विक्टोरियन शैली के नाटकों का ही एक रूप था। जब 1931 में भारत में बोलती फिल्मों का दौर आया तो पारसी थिएटर का महत्व घटने लगा। सोहराब मोदी ने अपने भाई के साथ एक स्टेज फिल्म कंपनी बनाई और हेमलेट नाटक पर आधारित नाटक खून का फिल्मीकरण किया, जिसमें अभिनेत्री नसीम बानो को लिया। उन्होंने 1936 में शेक्सपियर के नाटक किंग जॉन पर आधारित फिल्म सैयदे हवस बनाई, परंतु ये दोनों फिल्में चली नहीं। अपने फिल्म निर्माण के उस अनुभव के विषय में उन्होंने बताया था, फिल्म प्रोडक्शन तो हमने 1935 में 1935 में हमने फिल्म प्रोडक्शन शुरू की। उस वक्त मैं अपने भाई साहब मरहूम के साथ एक उनकी खुद की कंपनी थी, नाटक कंपनी, उसमें हम लोग ड्रामास करते थे बड़े बड़े राइटरों के, जैसे आगा खशर थे, उन जमाने के शेक्सपियर। और पहली मर्तबा जब हमने फिल्म में कदम रखा तो ये स्टेज प्ले होने की वजह से
बड़े भाई साहब मरहूम का उन्होंने यही सोचा कि इस कंपनी का नाम स्टेज फिल्म कंपनी दें। सबसे पहला प्ले हमने जो बनाया और सबसे पहली पिक्चर जिसमें मैंने काम किया वो खून का खून, शेक्सपियर के हैमलेट का तर्जुमानी था। और वो एक्चुअली जैसे स्टेज पे होता है उसी तरह स्टेज के तौर पे उसको फिल्माया। और उस वक्त पहली मर्तबा जो बाद में ब्यूटी क्वीन के नाम से मशहूर हुई, नसीम, उनको हमने पहली मर्तबा स्क्रीन पे लाए थे। सोहराब मोदी ने 1937 में मिनर्वा मूवी टोन नाम की फिल्म कंपनी बनाकर फिल्मों का निर्माण करना आरंभ किया। उनके अभिनय में पारसी थिएटर का प्रभाव साफ झलकता था। उनकी फिल्मों में लच्छेदार संवादों की प्राथमिकता होती थी। संवाद भी एक विशेष अंदाज में रोबीली आवाज में बोले जाते थे। इस कारण उनके स्वर में एक स्वाभाविक रौब और संवाद शैली में आकर्षण आ गया था। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सुन लिया बलराम, अब क्यों चुप हो? क्यों नहीं जहर में बुझे हुए वही तीर हमारी बेकार जिद पर चलाते, जिसने नलिनी का जीवन बर्बाद किया, जिसने महलों से निकाल कर तुम्हें झोपड़ियों में ला फेंका, जो सिवाय जिल्लत और रुसवाई के तुम्हें और कुछ नहीं दे सकी। जा अपने बेदर्द कानून से मांग, अपने जालिम कौम से तलब कर, जिसको दोहराऊं सबक ही ऐसा सिखलाया नहीं। क्यों खाऊं रहम जब तूने रहम खाया नहीं। अजरा, अजरा, मेरी हालत पे रहम खा, बता दे खुदा के लिए मेरी लीटियां कहाँ है? रहम आज पहला दिन है जब ये लफ्ज तुम्हारी जबान से निकला। मिनर्वा मूवी टोन के बैनर तले सिनेमा तकनीक से बनाई अपनी पहली फिल्म आत्म तरंग के विषय में बताते हुए सोहराब मोदी ने कहा था, मैंने जो पहली पिक्चर बनाई पिक्चर के तौर पे विद स्क्रीन टेक्निक जो बनाई वो कुछ मेरे कसूर की वजह से हो या किसी वजह से हो, वो मोस्ट मिजरेबल फ्लॉप बनी थी। उसका नाम था आत्म तरंग। जी हाँ, वो पिक्चर बनाई मैंने और जब मैं उम्मीद करता था कि उसमें जो कुछ अल्लाह ने मुझे नाम दिया है उसमें कुछ न कुछ तरक्की होगी, लेकिन मैंने देखा कि वो पिक्चर इतनी मिजरेबल फ्लॉप थी कि जब मिनर्वा सिनेमा में रिलीज हुई तो 2530 रुपए का भी ऑडियंस नहीं मिलता था। सोहराब मोदी ने मिनर्वा मूवी टोन के बैनर तले अनेक सामाजिक और ऐतिहासिक फिल्मों का निर्माण किया। उनकी उस समय की सामाजिक फिल्में थी मीठा जहर, तलाक, और ऐतिहासिक फिल्में थी पुकार, सिकंदर और पृथ्वी वल्लभ। सोहराब मोदी ने सामाजिक और ऐतिहासिक फिल्में ही क्यों बनाई, बता रहे हैं वो स्वयं। जब मैं स्कूल में था तो हिस्ट्री आवर से मुझे बेहद नफरत थी। मैं अपने आप को समझता था कि क्यों अपना 1 घंटा वेस्ट करते हैं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स कि हमें सिखाते हैं कि अकबर ने क्या किया और चार्ल्स द फर्स्ट को क्यों पब्लिक ने गर्दन मार दी उनकी, वगैरह वगैरह। हम क्या करें और हमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए वो हमें बताने की बजाय पुराने राजा महाराजा और शहनशाहों ने क्या किया वो दिखाते हैं। लेकिन जब मैं फिल्मी दुनिया में आया और कुछ मौका मिला मुझे हिस्ट्री पढ़ने का, तो मैंने देखा कि कितना बड़ा खजाना हमारा माजी में है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं हिस्ट्री के अवर से नफरत करता था तो मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको हिस्ट्री पसंद नहीं आती होगी। तो हिस्ट्री सिखाने के लिए और पब्लिक के सामने हिस्ट्री ट्रू कलर्स में लाने के लिए मुझे हिस्टोरिकल पिक्चर्स बनाना चाहिए। और मेरी निगाह सबसे पहले दौरे जहांगीर पे पड़ी, जो इंसाफ के लिए आज तक उनका नाम कायम है कि बिल्कुल ऑन द स्पॉट वो इंसाफ करते थे। अच्छा, पुकार बनाते वक्त आपको ये खदशा महसूस नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा लागत के साथ हम इतनी बड़ी एक फिल्म बनाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आमदनी पूरी ना हो? जी हाँ, वो ये तो था मुझे आइडिया,
लेकिन मैंने हिम्मत रखी। मैंने कहा अगर एक पिक्चर ये फ्लॉप गई मेरी और मकबूल आम नहीं हुई तो खैर ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, मैं बिजनेस से हट जाऊंगा और दूसरे कोई धंधे में अपना कदम रख दूंगा। लेकिन अल्लाह को मुझे कामयाबी देना मंजूर था, तो काफी तकलीफ के बाद मैंने ये पिक्चर अपनी बनाई और जब रिलीज की तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और आप सब साहिबान का शुक्रगुजार हूँ कि आज तक आप मुझे उस पिक्चर के लिए दाद दे रहे हैं। सोहराब मोदी ने 1944 में फिल्म परख बनाई, जिसमें उनकी अभिनेत्री थी मेहताब झावेरी। ये फिल्म अपने समय की सफल फिल्म थी। सोहराब मोदी ने बाद में अभिनेत्री मेहताब झावेरी से शादी कर ली। सोहराब मोदी की कुछ अन्य फिल्में हैं एक दिन का सुल्तान, मझधार, नरसिम्हा अवतार, दौलत, शीश महल, झांसी की रानी, मिर्जा गालिब आदि। 1953 में आई उनकी फिल्म झांसी की रानी भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी, जिसमें हॉलीवुड के तकनीशियनों ने काम किया था। इस फिल्म में सोहराब मोदी ने राजगुरु का चरित्र निभाया था। गंगाधर राव, मैं तुम्हारा पुजारी नहीं, झांसी के तख्त का पुजारी हूं और एक रोज इस तख्त की सेवा के लिए जरूर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन उस शक्ति को लेकर जो तुम्हारे किए को मिटा सके, हमारे झुके हुए स्तरों को उठा सके, झांसी के बिगड़े हुए इतिहास को बना सके। राजेंद्र सिंह बेदी द्वारा लिखित उनकी फिल्म मिर्जा गालिब को 1954 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म के विषय में सोहराब मोदी ने बताया था, मिर्जा गालिब में मुझे जो कुछ प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला वो तो मानी हुई बात है और बड़ी खूबी से मैंने उस पिक्चर को बनाने की कोशिश की थी और शुक्र अल्लाह का कि वो पिक्चर कामयाब हुई और उसमें मुझे प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला। लेकिन फाइनेंशियली उस पिक्चर ने मुझे मेरा हौसला नहीं बढ़ाया। मैं और चंद इंटरेस्टेड लोगों ने जो उस पिक्चर के खिलाफ मुखालफत शुरू की थी वो कुछ मुझे नागवार गुजरा। चंद लोगों ने ये एतराज किया कि मिर्जा गालिब की दाढ़ी काली नहीं थी, सफेद थी, या सफेद नहीं थी, काली थी। ये एतराज यहाँ तक उन्होंने किया कि उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक की कंप्लेन इन लोगों ने भेज दी और जवाहरलाल नेहरू साहब ने वो कंप्लेन बॉम्बे के सेंसर बोर्ड को भेजी। बॉम्बे सेंसर बोर्ड ने कहा कि ये आपने उनकी दाढ़ी काली और सफेद क्यों रखी, काली थी तब। तो इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मैंने कहा हुजूर, मैंने जो बनाई ये पिक्चर वो काफी हिस्टोरिकल इवेंट्स को मद्देनजर रख के और स्टडी करके, और राजेंद्र सिंह बेदी जिन्होंने इसका स्क्रीन प्ले बनाया उन्होंने भी काफी उसके ऊपर देखभाल करने के बाद उन्होंने बताया कि क्या उनकी दाढ़ी होनी चाहिए, सफेद या काली। तो एक खत है मिर्जा साहब का खुद का जिसमें उन्होंने लिखा कि जब मैंने मेरी दाढ़ी में एक सफेद बाल देखा तो मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी दाढ़ी सफेद ही रखूंगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इस तरह हो। सेंसर बोर्ड ने कहा कि ठीक है सब बात तो, लेकिन इसमें जो आपने नई नई बातें इंट्रोड्यूस की, नई कैरेक्टर हैं, तो इसके लिए आपको एक बिगिनिंग में टाइटल देना पड़ेगा कि ये बिल्कुल हिस्टोरिकल नहीं है। तो उस तरह से मुझे टाइटल देना पड़ा था। शुक्र अल्लाह का कि वो पिक्चर इतनी कामयाब हुई कि मुझे दोनों मेडल्स मिले, सिल्वर के भी और गोल्ड भी, एक ही फिल्म के लिए, एक ही साल में, एक ही वक्त। 1955 में सोहराब मोदी ने विक्टर ह्यूगो के ला मिजरेबल पर फिल्म कुंदन बनाई, जिसमें उन्होंने एक गरीब का पात्र किया जो एक रोटी चुराता है। इस फिल्म में उनके अभिनय को सराहना मिली। 1957 में आई फिल्म नौशेरवान आदिल और 1958 में आई फिल्म जेलर में भी उनके अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। मेरे शहंशाह, रियाया की तसल्ली जब हो सकती है कि हमारे मुल्क की कानून चांद और सूरज की तरह मुल्क में जाहिर किए जाए। रियाया का हर छोटा बड़ा ये समझ जाए कि हमारे मुल्क की कानून ये है
नौशेरवान किसरा जिंदाबाद। ताज किसरा की सोच में पड़ गए। ये पादरी पागल है, शहर से दूर रहता है मगर हुकूमत पर हमेशा नुक्ताचीनी किया करता है। अच्छा है कि हमारी राय में एक ऐसा पागल भी मौजूद है जो अपने पागलपन में पते की बात कहता है। आलिम दीन, जिस अदालत और उसके फैसले से राय की तसल्ली न हो वो अदालत नहीं, डाकुओं का गार है जहां वो बैठकर अपने मनमाने फैसले कर लेते हैं। सोहराब मोदी ने 1958 में आई यहूदी, 1959 में आई पहली रात, 1967 में आई वो कोई और होगा, 1971 में आई ज्वाला और एक नारी एक ब्रह्मचारी और 1983 में आई रजिया सुल्तान फिल्मों में भी अभिनय किया। सोहराब मोदी 10वें बर्लिन फिल्म समारोह में जूरी के सदस्य भी रहे। सोहराब मोदी को कौन से कलाकार पसंद थे, उन्होंने बताया था, हर एक्टर और हर अदाकार जो पार्ट उनको दिया जाता है वो अपनी समझ से सबसे अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं और अवाम उसमें से किसको पसंद करे वो अवाम के ऊपर है। लिहाजा इस सवाल का जवाब भी अवाम को ही देना चाहिए कि वो किस एक्टर को सबसे मकबूल और एक्टर समझेंगे। फन के हिसाब से तो हैं काफी अदाकार हैं स्क्रीन पे जिनके बीच कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। अब दिलीप कुमार हैं, राज कपूर हैं, अमिताभ है, धर्मेंद्र हैं, काफी अदाकार हैं जो अपना अपना काम और अपना अपना पार्ट बहुत ही खूबी से अदा करते हैं। लेकिन किस रोल में किस वक्त कौन एक्टर कामयाब होता है वो आवाम के ऊपर है। सोहराब मोदी को 1980 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 28 जनवरी 1984 को 86 वर्ष की आयु में सोहराब मोदी का निधन हो गया। आपको अनुगूंज की आज की ये कड़ी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। तो अब हमें यानी योगेंद्र टिक्कू और सुषमा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।